हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की प्लानिंग करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले तो मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। ये 12th क्लास का चैप्टर है, तो 12th में भी आना है, मेंस में भी आना है और एडवांस में भी आना है। इस चैप्टर से 2006 में 4 क्वेश्चन आए थे और 2007 में लगभग 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, अकेले चैप्टर से, जेई एडवांस में। तो यहीं से पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अभी भी लगभग दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जेई एडवांस के हिसाब से प्रिपेयर करना है तो एक कंटिन्यूटी और एक सीक्वेंस जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किस तरह से हम इसको क्लासीफाई करके और किस सीक्वेंस में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक में आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा आ गया कंडक्टेंस। करेक्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर से अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी में आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस। करेक्ट। कंडक्टेंस में सिंपल जो नॉर्मल कंडक्टेंस C या फिर इसको अपन G और C बोल सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस K, कप्पा बोलते हैं अपन इसको, बट मोस्टली K ही बोल देते हैं। और उसके बाद मोलर कंडक्टेंस लैम्डा M और फोर्थ है लैम्डा EQ। इन 4 को अपन आगे देखेंगे वन बाय वन करके। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड और उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेनली इन 2 पे ज़्यादा अपने को बात करनी है। और उसके बाद जो डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी। ये ओवरऑल अपन बोलें तो इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 गैल्वेनिक सेल, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नंबर 3 कंडक्टेंस। तीनों ऑलमोस्ट 1/3 अपन बोल सकते हैं, थोड़ा इसको ज़्यादा बोल सकते हैं। 40% मान लो ये कवर करता है, तो 30% जो है वो ये दोनों कवर करते हैं इस चैप्टर का। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से देखें तो जो नेक्स्ट वीडियो अपने होंगे वो इसी बात पे होंगे कि पहले गैल्वेनिक सेल और उससे सारा हिसाब किताब, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और लास्ट में कंडक्टेंस। क्लियर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअल में, पूरे चैप्टर में चलना क्या है। हेडिंग देखो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी और आगे केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो चक्कर है, उस चक्कर को समझना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है। क्या बोले हमने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, कौन कौन से डिवाइस हमें वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, ये जो सारा एक ऐसे बोल सकते हैं जो सस्पेंस है कि कैसे चेंज होता है, उसको आउट करने का काम ही इस चैप्टर के अंदर हमारा होगा। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब जानते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करें तो एक एनर्जी निकल के आएगी, उसी को यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे Q × V करते हैं। और केमिकल एनर्जी, अब केमिकल एनर्जी में बहुत सारे आते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये दुनिया भर की चीज़ें होती है। उनमें से कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? तो उनमें से कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर की
पता नहीं कितने टाइप की एनर्जियाँ होती है, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री का मतलब वो इसके पास अवेलेबल है। किसके लिए अवेलेबल है? टू डू वर्क। तो हर सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एक रिजर्व्ड एनर्जी होती है जिसको वो वर्क के फॉर्म में यूज कर सकता है। तो डेफिनेटली केमिकल एनर्जी में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? गिब्स फ्री एनर्जी। तो सपोज इसके पास जो भी पार्ट है एनर्जी का उसको मैं बोल देता हूँ G1। फिर उसके बाद इसने कुछ वर्क किया तो डेफिनेटली वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। फिर आ गया G2। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया? वो वर्क की फॉर्म में बाहर आ गया, हमने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस डिजाइन करनी पड़ेगी, क्या सारा हिसाब किताब होगा, वो इस चैप्टर के अंदर हमें समझना है। तो जो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोई काम होगा तो उसकी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई वर्क भी कर रहा है और इसकी एनर्जी भी अप हो रही है। तो हमेशा कोई सिस्टम वर्क करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसका एक जिसको अपन थर्मोडायनेमिक्स में देखे भी थे कि नॉन एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं अपन, तो वो वाला जो वर्क है वो कहाँ से निकल के आ रहा है? गिब्स फ्री एनर्जी से ही निकल के आ रहा है। तो इसका जो डेल्टा जी आएगा डेफिनेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया होगा। तो पूरा चैप्टर केवल इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में घूमेगा। तो कौन कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो चार्ज यहाँ पे हो गया N इंटू एफ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज F होता है तो N टाइम्स, और पोटेंशियल हो गया E। तो ओवरऑल क्या बन गया ये? NFE। और केमिकल एनर्जी में क्या आ गया? डेल्टा G। तो एक जगह से कोई एनर्जी गायब होगी तो दूसरी जगह वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से एनर्जी गायब होगी तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ प्रोड्यूस होगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? तो डेल्टा G को ही हम NFE में कन्वर्ट करेंगे या फिर NFE को ही डेल्टा G में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हिसाब किताब होता है ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में आता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल सा मैटर है। सपोज कोई रिएक्शन है A गिव्स B, ऐसे लिख तो दिया हमने पेपर पे। ये एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, इसकी खुद की अपनी गिब्स फ्री एनर्जी रही होगी से G1। जब इसमें कुछ गड़बड़ हुई, कुछ चेंजेज हुए और ये A ही किस में कन्वर्ट हो गया? B में, तो इसकी भी कुछ फ्री एनर्जी रही होगी G2। अब हम सभी जानते हैं कि अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, मतलब कुछ वर्क होगा, तो डेफिनेटली उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डाउन होना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंस आएगा वो हमें क्या आइडिया देगा कि आप मान लो इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे डेल्टा G -20 लिखा हुआ है, तो लिखने से ये सब हो नहीं गया। इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि अगर हम ये रिएक्शन एज इट इज प्रोसीड करवाएं तो इस रिएक्शन से हम कितना वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं? मैक्सिमम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे 20 जूल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन। अब वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसके लिए अपने को डिवाइस डिजाइन करनी पड़ती है। जैसे सभी जानते हैं पेट्रोल और डीजल में एनर्जी होती है और उसी एनर्जी का यूज अपन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के ऊपर बैठ के हम जा सकते हैं क्या? नहीं। हमें इस तरह की डिवाइस डिज़ाइन करनी पड़ती है जो पेट्रोल और डीजल की केमिकल एनर्जी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है कि ये एनर्जी इसमें बदल जाए, या लिखने से नहीं हो जाता है। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफाइड डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी डिवाइस है, कैसे डिज़ाइन होंगी, यही सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। अब यही चीज़ मान लो कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा G +20, इसका क्या मतलब है कि ये इससे बनेगा। कब बनेगा? जब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होनी है, लेकिन अगर हम इसे एनर्जी दें तो ये रिएक्शन हो सकती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे ये मार्कर है, ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो चला गया क्या? नहीं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अब ये चला गया। तो हमने क्या किया? इसको नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाया है एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा के। बिल्कुल सेम मैनर में अगर A से B ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा है तो बाहर से हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एनर्जी को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके 1 by 1। तो ये सारा हिसाब किताब है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? गुड बाय।